Hello dear students. So this is our third video of the chapter New Kings and Kingdoms. We are studying this chapter 2 of history, New Kings and Kingdoms, and in the last video we have discussed about the Chola Empire. Chola dynasty कैसे flourish हो रही थी, कैसे very prosperous empire that was in the southern India. We have discussed about it and we will continue further in this topic with the thing agriculture and irrigation. How the Cholas were basically involved in the development of agriculture and irrigation. See, for any we have seen that Chola Empire was very good in administration, very good in their agriculture. How? Because they have done a lot of planning and they are very good at their administration. So they were very keen to develop the agriculture, because when agriculture will develop or when agriculture will prosper, then only the nation will prosper or the empire will prosper, because at that time agriculture was the major basic जो occupation था लोगों का, वो agriculture होता था. तो इसलिए अगर agriculture develop होगा, then only the empire or the dynasty will prosper, and therefore the Cholas were very keen on developing their agriculture and developing the irrigation facilities given to the farmers or the peasants. Okay. So what happened at that time, many of the achievements of Cholas were because of their prosperity in the field of agriculture. See in the map where the Chola, we have seen the map of the Chola Empire on page number 22. पेज नंबर 22 पे जो मैप है उसमें देखो, वेयर देयर इज़ द चोला एम्पायर, वहाँ पर कावेरी रिवर है एंड कावेरी रिवर इज़ फॉर्मिंग अ डेल्टा एंड इट इज़ एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी होने से पहले वो वहाँ पर एक डेल्टा बनाती है जिसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स दिख रहे हैं, डिवाइडेड इनटू इट डिवाइड्स इनटू मेनी चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. ये कावेरी रिवर है, ठीक है. सो दिस डेल्टा इन इटसेल्फ इज़ वेरी फर्टाइल बिकॉज एवरी टाइम इट ओवर फ्लड्स, ओवर जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, व्हेन इट ओवर फ्लो the water overflows the banks, then when it recedes it deposits fertile soil on the banks. ठीक है, समझ में आ रहा है. जब चैनल्स हैं, पतले पतले बहुत सारे चैनल्स दिख रहे हैं आपको उसमें, तो जब पानी ओवरफ्लो होगा और वो जब रिसीड होगा, जब वो वापस उतर जाएगा पानी, तो वहाँ पर फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट हो जाएगी एंड दैट फर्टाइल सॉइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट वॉज अ ग्रेट बून टू द पेजेंट्स दैट वर डूइंग फार्मिंग देयर. वहाँ के फार्मर्स के लिए वो एक बहुत बड़ा बून था, बहुत बड़ा एक वरदान था कि वो डेल्टिक रीजन था और वहाँ की जो सॉइल थी वो बहुत फर्टाइल थी, स्पेशली फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस. इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. राइस वहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है तमिलनाडु के उस रीजन में और बहुत ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है, ठीक है. सो एग्रीकल्चर जो था वो इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो इट वॉज डेवलपिंग, बट the people were doing agriculture. लेकिन जो large scale production है that begins with the beginning of this Chola Empire, or we can say in the 5th or 6th century, जब 6th 7th century में basically 5th और 6th century यहाँ पर large scale cultivation शुरू हुआ. large scale cultivation मतलब बहुत बड़े स्तर पर cultivation किया गया, which is not only meant for the use of the farmers but also for the commercial use, कि केवल उसको घर में या अपना फैमिली को सर्वाइव करने के लिए खेती नहीं की जा रही थी, बट बाहर दूसरे लोगों को एक कमर्शियल यूज़ के लिए भी, बाहर मार्केट में बेचने के लिए भी खेती की जा रही थी. तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि की गई, और वो क्या था, क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट लैंड. खेती करने के लिए सबसे पहले तो लैंड चाहिए, तो क्या किया गया, लैंड को क्लियर किया गया, ठीक है. फॉरेस्ट लैंड, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड, तो फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर के लिए उसे सुटेबल बनाया गया, उसे एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया. देन लेवलिंग ऑफ अनइवन लैंड्स. जो अनइवन लैंड है वहाँ पर खेती तो नहीं की जा सकती है, इसीलिए उसको लेवल किया गया, ठीक है. देन एम्बैंकमेंट्स बनाए गए एट द डेल्टिक रीजन. Embankments were made. Embankments मतलब किनारों पर ऐसी व्यवस्था की गई कि जब पानी ओवरफ्लो हो तो वो फसल को या जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसे ख़राब ना करे, ठीक है. तो इस तरह से एम्बैंकमेंट्स बनाए गए. सी एवरी पॉइंट इज़ गिवन इन योर बुक. एंड कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड. कैनल्स मतलब
नहरें बनाई गई जिससे कि खेतों में इरिगेशन किया जा सके, पानी पहुंचाया जा सके ऐसी जगहों पर जहां पर पानी की कमी है या जहां पर रेनफॉल के ऊपर टोटली डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, आप उसमें एक लाइन पढ़ो दैट चोल एम्पायर के टाइम पर 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। तो 2 क्रॉप्स कैसे ग्रो होंगी? एक तो बरसात के समय पर हो जाएगी, दूसरी क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? आर्टिफिशियल इरिगेशन चाहिए। तो आर्टिफिशियल इरिगेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कैनल्स। तो कैनल्स जो है, जैसे नहर होती है, वो नदी से पानी खेतों तक पहुंचा देती है। So these were the things which were done to develop the agriculture. What are the things? Clearing of forest land, leveling of uneven land, embankments were made so that the floods cannot destroy the crops which were grown by the peasants, and canals were constructed. Canals मतलब नहर, ठीक है, these were constructed and all these are responsible or all these are helpful for the peasants. Peasants हम word use कर रहे हैं, peasant का मतलब क्या होता है? farmer, P-E-A-S-A-N-T, peasants means farmer. So these are very helpful for the peasants and they can grow 2 crops in a year by using rainfall as a source of irrigation in one season and by using artificial irrigation as a source of irrigation in the अदर सीज़न, इन द सीज़न व्हेन रेनफॉल इज़ नॉट अवेलेबल। जब पानी बरसात का अवेलेबल नहीं है तो वो आर्टिफिशियल इरिगेशन यूज़ करके अपनी क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल इरिगेशन के लिए क्या क्या किया गया? वेल्स, कैनल्स तो बनाए ही गए, साथ साथ वेल्स वर डग, कुएँ खोदे गए, टैंक्स वर मेड, टैंक्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द रेन वाटर। ठीक है, जो रेन वाटर है उसे रेन के समय पर ही कलेक्ट करके उसको टैंक्स में कलेक्ट कर लिया गया। सो दीज आर द थिंग्स विच वर डन in order to improve the irrigation facilities so that agriculture can prosper. ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी, ये सब करने के लिए you can see कि it requires a lot of planning, resource management as well as the management of the labor. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये हमें समझ आ रहा है कि हाँ ये चोल एम्पायर ने की, बट ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड कि ये सब करने के लिए बहुत प्लानिंग की और जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ करने की और लेबर को बहुत अच्छे से यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी होगी। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द चोल एम्पायर, द रूलर्स ऑफ द चोलास वर वेरी फार अहेड इन देयर थिंकिंग। वो बहुत पहले से सोच के समझ के उन्होंने अपने एम्पायर की प्रोस्पेरिटी बढ़ाने के लिए ये सभी चीज़ें की एग्रीकल्चर और इरिगेशन के फील्ड में। ठीक है, और इसमें उनका साथ बहुत सारे जनरल पीपल की मेहनत के बिना या उनके सपोर्ट के बिना तो राजा नहीं कर सकता ना। सो they have got the support of the people as well as the जो decision makers हैं उनकी एम्पायर में, with all of their support they can finally they were able to do all these things finally. ठीक है, so we have come to this the end of this topic. I hope you have understood this कि एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ, इरिगेशन का क्या रोल था एग्रीकल्चर को प्रॉस्पर करने के लिए। तो इरिगेशन में हमने पढ़ा आर्टिफिशियल इरिगेशन के लिए 3 पॉइंट्स मेजर इंपॉर्टेंट है। कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड, वेल्स वर डग एंड टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड। और एग्रीकल्चर के लिए क्या किया गया? क्लियरिंग की गई फॉरेस्ट लैंड की, अनइवन लैंड को लेवल किया गया और एम्बैंकमेंट्स बनाए गए एट द प्लेसेस एट द बैंक्स ऑफ द रिवर्स, जिससे कि जब कभी बाढ़ आए तो वो पानी जो है ओवरफ्लो होके फसल को ख़राब ना करे। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। अगेन एक एडमिनिस्ट्रेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं इन जनरल, अब हम पढ़ रहे हैं द चोल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। किस तरह का वहाँ पर प्रशासन था। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात आती है तो वी हैव सीन कि एग्रीकल्चर डेवलप था तो पेजेंट्स वर हाईली डेवलप्ड एंड दे वर वेरी प्रॉस्पर। और ये प्रॉस्पेरिटी जो थी वो किसानों की जो लाइफस्टाइल थी उसमें साफ देखने को मिलती थी। ठीक है, सो द पीपल हैव द सेटलमेंट्स, वो अपने सेटलमेंट्स में रहते थे एंड द ग्रुप ऑफ दीज पेजेंट्स वर कॉल्ड एज उर।
और क्या हो गया, ग्रुप्स ऑफ पेजेंट्स। और हम कह सकते हैं कि हमारे हम इसको गांव की तरह समझ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे पेजेंट्स रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड उर, ठीक है। एंड अनदर थिंग वाज दैट ग्रुप्स ऑफ उर्स वर कॉल्ड एज नाडू, ठीक है। नाडू क्या है, तमिलनाडु में एक नाडू वर्ड आता है ना, उस वो वर्ड का ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है नाडू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ उर्स, ठीक है। बहुत सारे उर्स क्या है, ग्रुप ऑफ पेजेंट्स। बहुत सारे किसान जब एक साथ रहते हैं तो वो उर कहलाते हैं, और बहुत सारे उर जब मिल जाते हैं, यानी बहुत सारे गांव जब मिल जाते हैं तो उन्हें नाडू कहा जाता है। सो दीज नाडू, यहाँ पर क्या होते हैं, विलेज काउंसिल होती है, और ये जो नाडू होते हैं ये दीज परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस लाइक कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, प्रोवाइडिंग जस्टिस, ये सब करने के लिए यहाँ पर एक विलेज काउंसिल होती है, ठीक है। विलेज काउंसिल यानी गांव की सभा, जो कि कहाँ पर होती है, नाडू में होती है। नाडू यानी एक बड़ा समूह, गांव का बड़ा समूह, बहुत सारे गांव का एक समूह नाडू कहलाता है, और इस नाडू में विलेज काउंसिल होती है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कैरी करती है। मतलब यहाँ जैसे सरकार गांव को चलाती है ना, जैसे हम समझ लें कि बहुत सारे गांव की एक सरकार है, एक लोकल गवर्नमेंट है, वो वहाँ के फैसले लेते हैं, लाइक क्या टैक्सेस लगाने हैं लोगों के ऊपर, क्या काम करना है गांव में। दीज ऑल the decisions were taken, all the accounts or the affairs of the Nadu were taken care of by this village council, ठीक है। Now rich peasants of the Villala caste, विल्लाल एक कास्ट है जो कि पेजेंट्स, रिच पेजेंट्स कह सकते हैं हम इनको, मतलब जो लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, बहुत पैसे वाले जो फार्मर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज देयर कास्ट इज़ विल्लाल। और इनको जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में हमने पढ़ा दैट द ब्राह्मण्स वर द डोमिनेटिंग कास्ट इन द और द डोमिनेटिंग क्लास इन द सोसाइटी। सिमिलरली अमंग द पेजेंट्स विल्लाल क्लास वॉज द डोमिनेटिंग सोसाइटी और द डोमिनेटिंग कास्ट अमंग द पेजेंट्स, ठीक है। किसानों के बीच में जो डोमिनेटिंग कास्ट थी वो विल्लाल कास्ट थी, ठीक है। सो विल्लाल कास्ट वे बेसिकली हैंडलिंग द अफेयर्स ऑफ द नाडू। जो नाडू में जो सब काम हो रहे हैं, जो सभा है वो सब काम संभाल रही है, वो ज़्यादातर उसमें कौन लोग होते थे, मेंबर्स, वो मेंबर्स होते थे विल्लाल कास्ट के पेजेंट्स, ठीक है। विल्लाल इज़ अ कास्ट जो कि रिच पेजेंट्स की कास्ट है, and these are supported by the kings or the rulers, that means they are working for the rulers or under the rulers। ये चोला किंग्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। who? These Villal caste rich peasants, ठीक है। तो इनको कई बार जो राजा महाराजा होते थे वो इनको टाइटल्स भी दे देते थे, लाइक इन योर बुक द टाइटल्स आर गिवन मूवेंडा विलन। मूवेंडा विलन, दिस इज़ अ तमिल वर्ड। मूवेंडा विलन टाइटल का क्या मतलब है, दैट अ पेजेंट हु इज़ सर्विंग अंडर 3 किंग्स, मतलब जो 3 पीढ़ियों से सर्व करता आ रहा है या 3 किंग्स को सर्व कर रहा है, सच टाइप ऑफ वेरी रिच पेजेंट और सच टाइप ऑफ वेरी पावरफुल, क्योंकि वो 3 किंग्स को सर्व करता आ रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके पास जो पावर्स हैं वो कितने ज़्यादा होंगे, तो वो कहलाता था मूवेंडा विलन, ठीक है। सिमिलरली अरैयार, अरैयार मीन्स चीफ। So these are the titles which were given by the Chola kings to the rich peasants of Villal caste. Clear? So these are the ये टाइटल्स देना क्या शो करता था, दैट दे हैव बीन गिवन द पावर बाय द किंग्स एंड दे हैव बीन एंट्रस्टेड, तो उनके ऊपर विश्वास करती है जो एम्पायर है, उनको ये टाइटल्स दिए गए हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि यू हैव टू लुक आफ्टर दीज नाडू एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द नाडू, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब एक बार फिर से इसको रिकैप देखो। पेजेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पेजेंट्स वर वेरी प्रॉस्परस एट दैट टाइम। अ ग्रुप ऑफ पेजेंट वाज कॉल्ड उर, द ग्रुप ऑफ उर्स वर कॉल्ड नाडू, और नाडू का अफेयर्स देखने के लिए क्या होती थी, the Villal caste rich peasants were given the authority or were given the powers by the Chola kings to look after the affairs of the Nadu, ठीक है। और उसके साथ एक विलेज काउंसिल होती थी, मतलब इन नाडू में एक सभा होती थी जिसमें विलाल कास्ट के फार्मर्स होते थे और ये लोग पूरी गांव का कार्यभार संभालते थे, बिकॉज दीज वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द
चोला किंग्स ने उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, ठीक है। नाउ वी कम टू अनदर ग्रुप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी एट दैट टाइम एंड दोज वर ब्राह्मण्स भी एक सोसाइटी थी। ये तो हमने पेजेंट्स के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा ब्राह्मण्स जो थे दे वर गिवन लैंड ग्रांट्स बाय द किंग्स। वी हैव स्टडीड अबाउट इट ना, कि वो प्रशस्तीस लिखते थे और प्रशस्तीस के बदले में उनको क्या मिलता था, लैंड ग्रांट्स मिलती थी, जिसको कि क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेय। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ब्रह्मदेय क्या है? ब्रह्मदेय इज़ द लैंड ग्रांट्स विच वर गिवन टू द ब्राह्मण्स बाय द किंग्स, बाय द रूलर्स, जो उनको खुश होकर कुछ काम के लिए उनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, वो ब्रह्मदेय कहलाती थी। और ऐसे बहुत सारे, इसीलिए कावेरी जो रिवर है उसके आसपास साउथ में बहुत सारे ब्राह्मण सेटलमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि व्हेन दे वर गिवन द लैंड्स, आई हैव टोल्ड यू एट दैट टाइम ऑल्सो कि दैट दे वर बीइंग गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। अगर उनको एक लैंड दे दी गई है तो उस लैंड की पूरी जिम्मेदारी उस ब्राह्मण की होगी, या जिस ब्राह्मण को दान में मिला है, वो चाहे उस पर कुछ बनाना चाहे, कुछ निर्माण करवाना चाहें, पेड़ पौधे लगाना चाहें, खेती करवाना चाहें, कुछ भी वो उस लैंड के ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह के ब्राह्मण सेटलमेंट्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं इन द कावेरी रिवर एरिया। कावेरी रिवर वैली जो है वहाँ पर ब्राह्मण सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये ब्राह्मण सेटलमेंट्स की जो अफेयर्स हैं, इनको जो रूल करने वाले या एक लोकल गवर्नमेंट जो होती थी वो कहलाती थी सभा। देयर वाज एन असेंबली और सभा ऑफ दीज ब्राह्मण्स, जो कि उस सेटलमेंट का कार्यभार देखती थी। इस सभा में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे। आप ये समझ सकते हो जैसे वहाँ पर नाडू का अफेयर्स वेलाल कास्ट के लोग देख रहे थे, उसी तरह यहाँ पर सभा होती थी ब्राह्मण्स की, जो कि सभा में कुछ मेंबर्स होते थे। हर पर्टिकुलर काम के लिए अलग अलग कमेटी बनती थी और सबके मेंबर्स मिलकर पूरा गांव का, पूरे सेटलमेंट का कार्यभार संभालते थे। इनके बारे में बहुत कुछ इंस्क्रिप्शंस में लिखा भी गया है। जो साउथ में मंदिरों में इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वहाँ पर इनके बारे में मेंशन किया गया है। टेम्पल्स के वॉल्स पर ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं। एक इंस्क्रिप्शन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे भी, तो उनके बारे में मेंशन है कि वहाँ पर सभा होती थी, ब्राह्मण्स की सभा होती थी और इस तरह से कार्यभार देखती थी। ठीक है, अभी हम देखते हैं उसको। एक चीज़ और बीच में पढ़ लेते हैं कि ये तो हमने ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ लिया। ट्रेडर्स एक और क्लास है सोसाइटी में। एक तो हमने पेजेंट्स के बारे में पढ़ लिया, एक ब्राह्मण्स हो गए, एक और कास्ट है या क्लास है, कास्ट नहीं बोलेंगे हम, क्लास बोलेंगे। और वो क्लास है किसकी? ट्रेडर्स की। और ट्रेडर्स के जो ग्रुप्स होते थे, ट्रेडर्स बेसिकली कहाँ पर होंगे? जो वेलाल कास्ट या जो ओर और नाडू है, ये तो रूरल एरिया हो गया। अब जो ट्रेडर्स हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द टाउन्स। जो ट्रेडिंग का काम होता था वो बेसिकली टाउन्स में होता था। ठीक है, तो टाउन्स को क्या कहते हैं? नगर भी एक वर्ड है ना, तो इससे याद रखना दैट द एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स वर नोन एज नगरम्स। ट्रेडर्स की एसोसिएशंस को क्या कहते थे? नगरम्स। क्लियर, समझ में आ रहा है? ब्राह्मण की जो सेटलमेंट्स हैं उसमें सभा सब कार्यभार देखती थी। यहाँ पर प्रेजेंट्स में और नाडू और विलाल कास्ट हमने पढ़ लिया। और ट्रेडर्स की जो क्लास है, इनकी जो ग्रुप्स होते थे या इनकी जो एसोसिएशंस होती थी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नगरम्स। और ये नगरम्स समटाइम्स दे आर इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द टाउन्स। टाउन्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं उसमें ट्रेडर्स को इन्वॉल्व किया जाता था। ठीक, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। एक और ग्रुप ऊपर देखो, टाइप्स ऑफ लैंड करके एक बॉक्स है। टाइप्स ऑफ लैंड में किस लैंड की को क्या कहा जाता था वो हम देख लेते हैं एक बार। वेलन वगई इज़ द लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट। जो हमने विल्लाला कास्ट पढ़ी, विल्लाल कास्ट के जो रिच पेजेंट्स हैं उनकी जो लैंड है उसे क्या कहते थे? वेलन वगई, क्योंकि वो नॉन ब्राह्मण्स है, वो ब्राह्मण्स नहीं है, वो पेजेंट्स हैं। ठीक है, तो नॉन ब्राह्मण से क्या समझ में आ रहा है? तो विल्लाल कास्ट के जो रिच लैंड ओनर्स थे उनके पास जो लैंड होती है उसे वेलन वगई कहते हैं। ब्रह्मदेय हमने पढ़ ही लिया। ब्रह्मदेय क्या है? द लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मण्स। देन नेक्स्ट इज शाला भोगा मीन्स द लैंड ग्रांट विच वॉज गिवन टू स्कूल्स। स्कूल को जो लैंड ग्रांट्स दी जाती है उसे शाला भोगा कहते हैं। एंड देवदान और तिरुना मट्टू कन्नी, दीज आर तमिल वर्ड्स। तिरुना मट्टू कन्नी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। देवदान से याद रखना, देव मतलब देव को दान दे दी, तो देवदान। और तिरुना मट्टू कन्नी, दैट इज द लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स।
and last one is Palli Chandam. Palli Chandam is the land granted to Jain institutions. This can come in 1 mark question. अभी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है पल्ली चंडम, जो जैन इंस्टीट्यूशंस को लैंड ग्रांट देते हैं, शाला भोगा जो स्कूल्स को देते हैं, देवदान और तिरुनामट्टू कन्नी जो कि टेम्पल्स को देते हैं, ब्रह्मदेव जो ब्राह्मण्स को देते हैं, और विलन वगाई द लैंड ऑफ द रिच लैंड ओनर्स ऑफ विलाल कास्ट और नॉन ब्राह्मण्स। क्लियर? सो अब एक चीज़ मैंने बोला था आपको कि हम एक इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 27। ये एक इंस्क्रिप्शन है जो कि कहाँ से मिला है, उत्तर मेरूर इन चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में उत्तर मेरूर जगह से ये इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, एक बार फिर से, तमिलनाडु के चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट के उत्तर मेरूर जगह से ये इंस्क्रिप्शन मिला है, और इस इंस्क्रिप्शन में सभा के बारे में बताया गया है। सभा क्या है? द एसोसिएशन और द काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स हु वर टेकिंग केयर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स। ठीक है, तो उसमें क्या मेंशन है कि देयर द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर एवरी सिंगल डिपार्टमेंट, जैसे कि कोई गार्डनिंग देख रहा है, कोई खेती बाड़ी देख रहा है, कोई इरिगेशन देख रहा है, टेम्पल्स देख रहा है, तो इस तरह से हर चीज़ को टेक केयर करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ होती थी, और हर कमेटी के लिए एक अलग से मेंबर होता था जो उसको डील करता था, उस पर्टिकुलर कमेटी को डील करता था। ठीक है, सो जो भी लोग इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं, या जो भी लोग इस पोस्ट के लिए, जो सभा के मेंबर बनने के लिए अपना कैंडिडेचर देना चाहते हैं, वो सब लोगों को एक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उनके लिए कि कुछ पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन से ही उनको मेंबर के लिए चुना जाएगा, और फिर सबके नाम लिख के, किसके ऊपर नाम लिखते थे? पाम लीव्स के ऊपर। ठीक है, टिकट्स, पाम लीफ के टिकट बना के उनके ऊपर नाम लिखते थे और उनको एक अर्दन पॉट में रख देते थे। फिर सब गांव के किसी छोटे बच्चे को बुलाकर फिर वो नाम निकलवाए जाते थे, और जिसका नाम आता था वो उस कमेटी का मेंबर बनता था। आ रहा समझ में? दिस वाज द प्रोसीजर। और यू कैन से जैसे कि लॉटरी निकालते हैं ना, उस तरह का एक प्रोसीजर था कि टिकट्स जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है या जो अपने आप को एलिजिबल समझता है इस कैंडिडेचर के लिए, सभा के मेंबर बनने के लिए, तो वो अपना नाम देगा, टिकट पे लिख के उस नाम को एक मटकी में डाल दिया जाएगा, एक अर्दन पॉट में डाल दिया जाएगा, और फिर उस मटकी में से एक छोटे बच्चे को बुलाकर उसमें से वो निकलवाया जाएगा, जिसका भी नाम आएगा ही विल बिकम द मेंबर ऑफ द सभा। ठीक है, अब क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दैट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 27। सी, ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ द लैंड। सबके पास अपना एक लैंड होना चाहिए। ऐसे जो जिनके पास लैंड नहीं है या जो बहुत गरीब हैं वो नहीं बन सकते, जो जिनके पास अपनी लैंड नहीं है। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, अपने घर होने चाहिए। उनकी एज 35 to 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में वेल वर्स्ड होने चाहिए, मतलब उनको अच्छे ज्ञाता होना चाहिए, उनको शासन प्रशासन के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और वो ऑनेस्ट होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। और अगर कोई मेंबर पिछले 3 सालों में इसका मेंबर रहा है तो वो अब अगली बार मेंबर नहीं बन सकता। मतलब एक व्यक्ति एक बार मेंबर बन सकता है, फिर उसके बाद वो 3 इयर्स तक नहीं बन सकता, फिर 4th ईयर में वो इलेक्शन लड़ सकता है। मतलब पिछले 3 सालों में अगर वो किसी का मेंबर रहा है, तो किसी डिपार्टमेंट का मेंबर रहा है, तो वो सभा का इस साल मेंबर नहीं बन सकता। और जो व्यक्ति अपना अकाउंट सभा के सामने सबमिट नहीं करते, अपना खर्चा, अपनी प्रॉपर्टी, जैसे आज भी होता है ना इलेक्शन जब लड़ने जाते हैं नेता लोग, तो उन्हें अपना सारा देना पड़ता है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है और हम क्या टैक्स पे करते हैं, एवरीथिंग, एवरी डिटेल ऑफ देयर प्रॉपर्टी दे हैव टू गिव। तो उसी तरह से उनको भी देना पड़ता था, और जो नहीं देता था वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकता। और ये इलेक्शंस कैसा था? लॉटरी जैसे इलेक्शंस था। ठीक है, और फिर नीचे वाला जो है वो एक पेरिया पुराणम एक जगह है, वहाँ से 12th सेंचुरी तमिल मतलब एक वर्क है, एक डॉक्यूमेंट है जहाँ से ये इंस्क्रिप्ट लिया गया है। क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो केवल राजा महाराजाओं के बारे में होते हैं, है ना। इंस्क्रिप्शंस तो आम जनता के बारे में तो कोई लिखेगा नहीं कि आज ये फलाना व्यक्ति जो है वो ये कर रहा था, उसने ये बहुत अच्छा काम किया, ऐसा तो कोई नहीं लिखेगा। द इंस्क्रिप्शंस वर रिटन अबाउट द किंग्स एंड द रूलर्स ओनली। तो इसलिए जो कॉमन लोग हैं उनके बारे में बहुत कम पढ़ने जानने के लिए मिलता है। तो ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट है तमिल का पेरिया पुराणम, जिसमें से ये लिया गया है एक उसमें से एक कॉन्टेक्स्ट लिया गया है जिसमें कि आम लोगों के बारे में बताया गया है। मतलब जो
जनरल लोग हैं, जनरल पीपल हैं, आम जनता है, उनके बारे में। तो ये एक बार रीड कर लेना। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अडानूर वॉज ए स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलैयास। पुलैयास वहाँ की एक आउटकास्ट है। आउटकास्ट मतलब जो लो क्लास के लोग हैं, जिनको जो ये हमने 3 पढ़े ना, पेजेंट्स और ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स, इनसे अलग समझा जाता है, जो मीनियल वर्क करते हैं, जो जैसे शूद्र हमारे नॉर्थ इंडिया में शूद्र क्लास है, उस तरह से। तो पुलैयास हैं, तो वो ज़्यादातर लोग अपने खेती बाड़ी में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने उनके अलग खेत होते हैं। शहर से बाहर उनको रखा जाता है, शहर या गांव में उनको ज़मीन नहीं मिलती है, तो बाहर जाके वो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। उनकी जो बच्चे हैं वो इस तरह से ही अपने झोपड़ियों के चारों तरफ खेल रहे हैं, मुर्गियों के बच्चे के पीछे भाग रहे हैं। उन्होंने ब्रेसलेट पहना हुआ है ब्लैक आयरन का, और दे आर कैरिंग लिटिल पपीज़ विद देम। और पेड़ के नीचे एक फ़ीमेल लेबरर जो है वो अपने बेबी को सुला रही है एक लेदर शीट के ऊपर। और पेड़ से मैंगो ट्री के नीचे वो जो पेड़ की शाखाएं हैं, वहाँ से ड्रम्स बंधे हुए हैं, मतलब बच्चे खेलते होंगे उन ड्रम्स को बजाकर। ये सारा डिस्क्रिप्शन है कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। एंड अंडर द कोकोनट पाम्स, कोकोनट पाम्स के नीचे एक गड्ढा खोद के एक बिच लेटी हुई है अपने बच्चों के साथ। देन द रेड क्रेस्टेड कॉक्स, जब सुबह होती है, जब मुर्गा जो है वो बांग देता है, तो जो घर के मेल मेंबर्स हैं वो काम पे निकल जाते हैं। एंड द फीमेल मेंबर्स दे वर डूइंग द हाउस, दे यूज्ड टू डू द हाउस होल्ड वर्क। और एक कांजी ट्री के नीचे वहाँ पर आवाज़ें आ रही हैं कि पुलैया विमेन गाना गा रही हैं जब वो पैडी को हस कर रही हैं। पैडी मतलब जो चावल होता है, उसका धान होता है ना, उसे अलग करना पड़ता है, तब अंदर से दाना निकलता है। तो वो चावल, धान में से चावल का दाना निकालने की जो एक्टिविटी कर रही हैं सब मिलकर, तो उस समय गाना गा रही हैं पुलैया विमेन। So this is the description which is given about the पुलैया कास्ट पीपल, मेल एंड फीमेल बोथ, कि उनके मेन जो हैं वो काम पर चले गए हैं, खेती बाड़ी करते हैं बेसिकली, और जो विमेन हैं वो पीछे रहकर बच्चे संभालती हैं। बच्चे इस तरह से खेल रहे हैं और इस तरह से उनका दिनचर्या चल रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी हैव कम्प्लीटेड ऑल द थिंग्स इन डिटेल, बहुत डिटेल में सब चीज़ें डिस्कस की हैं, इसलिए 3 वीडियोज़ बन गए इसके। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। रीड इट वेल। चैप्टर एक बार रीड करना भी ज़रूरी होता है सबको, इससे आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ आपको चीज़ें क्लियर भी होंगी कि जो मैंने समझाया, जो मैम ने समझाया आपको, और जो आप रीड कर रहे हो उसको आप को रिलेट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।